आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में सत्ता बदल चुकी है। नई सरकार नए तेवर नए कलेवर के साथ पंजाब की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। पंजाब की नई आम आदमी पार्टी की सरकार चुनावों से पहले पंजाब को दी गई गारंटियों और अपने वादों को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार कर चुकी है और इसके लिए सरकार ने सदन में अपना विजन साफ कर दिया है। नई सरकार के अस्तित्व में आते ही सीएम भगवंत मान एक्शन में है। धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान हो, 25,000 पदों को भरने के लिए भर्ती निकालने का ऐलान हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत हेल्पलाइन जारी करने की बात हो। सरकार के शुरुआती फैसलों और ऐलान से साफ है कि जिन मुद्दों पर पार्टी वोट मांग रही थी उन्हीं मुद्दों पर काम करते हुए सरकार आगे बढ़ने का रोडमैप बना चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। विरोधी दलों के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। आगामी राज्यसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर भी विरोधी दल आम आदमी पार्टी की सरकार पर पंजाब की जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या वाकई पंजाब सरकार का रिमोट भगवंत मान नहीं बल्कि कहीं और से कंट्रोल हो रहा है? और चुनावों में पंजाब और पंजाबियत की बात करने वाली आम आदमी पार्टी पर सरकार में आने के बाद पंजाबियों से धोखे के आरोप क्यों लग रहे हैं, इसी पर होगी चर्चा। यही आज का बड़ा मुद्दा और खबरफास्ट की इस चर्चा में महज राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता ही नहीं होंगे बल्कि पंजाब की आम जनता की आवाज भी होगी। तो पंजाब की बागडोर संभालते ही सीएम भगवंत मान एक्शन में है। पहले वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा। अब पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने विजन और रोड मैप से भी पर्दा उठा दिया, लेकिन उधर कुछ आरोप भी आम आदमी पार्टी पर, उनकी सरकार पर लग रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सीएम भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। चुनावों के दौरान किए गए वादों और पंजाब को दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई। राज्य में फ्री बिजली देने से 80% लोगों के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, जबकि सीनियर सिटीजन महिलाओं को वृद्धा पेंशन के अतिरिक्त 1,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करने के लिए 10 से 15 सदस्यों का एक आयोग बनाया जाएगा। जालंधर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। लाल फीता शाही को खत्म करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू की जाएंगी। इस प्रणाली में आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जैसे जाति एवं विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पानी बिजली के नए कनेक्शन आदि की सेवाएं दी जाएंगी। सरकार का रोड मैप बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर समेत पंजाब के अलग अलग शहरों में साफ सफाई का मुद्दा गंभीर है। शहरों की मौजूदा सड़कें जर्जर हैं। बाजारों में सार्वजनिक शौचालय और उचित पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उचित सीवरेज, जल निकासी, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय आदि पर काम करेगी। राज्यपाल ने बताया कि सरकार 6 महीने के भीतर राज्य को नशा मुक्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही निर्दोष लोगों के खिलाफ पिछली सभी फर्जी एफआईआर को खत्म किया जाएगा। राज्य में बरगाड़ी, बेअदबी मामले समेत बम विस्फोट, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के सभी मामलों की जांच गहनता से कराई जाएगी ताकि उनके मास्टरमाइंड समेत सभी दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
उन्होंने कहा कि खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार बिजली उत्पादन और औद्योगिक ईंधन आदि के रूप में पराली का उपयोग जैसे प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को बढ़ावा देगी। तो एक तरफ सत्ता में आते ही मान सरकार ने साफ कर दिया कि जिन मुद्दों पर पंजाब का चुनाव लड़ा गया उन सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम होगा। तो दूसरी ओर पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की ओर से आप उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के जनादेश का अपमान किया। बनता है कि आप हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते थे। आपका ये कर्तव्य बनता है कि पंजाब के लोगों को, बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से और बुद्धिजीव हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको राज्यसभा में मौका देना चाहिए। ये आज मुख्यमंत्री का मैं समझता हूँ पहला इम्तिहान है कि वो पंजाब और पंजाबियत के साथ खड़े होते हैं या फिर बाहरी राज्यों के साथ जो पहले होता आया है उसी प्रकार का वो काम करें। मेरे को इस बात से दिक्कत है क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं पंजाबियत की बात करता हूँ। भगवंत मान जी पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं। वो किसी को भी राज्यसभा मेंबर बनाए, चाहे कोई रेडी वाले मेरे भाई को बना दे, चाहे कोई समोसे बेचने वाले को बना ले, ये उनका अधिकार है, लेकिन होना पंजाब से चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवारों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मैं तो कह रहा कि पंजाब के जनता के नाल, पंजाबियों के नाल ये धोखे की शुरुआत है। ये पहला भी इस गल की शंका बड़ी देर तो जताई जा रही है कि सरकार जिहड़ी है वो पंजाब की जगह कंप्यूटर नाल चलेगी, रिमोट नाल चलेगी। मैनू लगता है कि ना जरूर मान साहब का होएगा, पर सरकार कोई और चला रहा है। क्या पंजाब की धरती से पंजाब की माओं ने ऐसे पंजाबी पैदा करना बंद कर दिए हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखे यहाँ से? पंजाब का अधिकार था और ये अधिकार पंजाबियों को मिलना चाहिए था। और ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है। वोट लेते हुए पंजाबियत की बात करते हैं, राज्यसभा की बारी आई तो बाहर से एक्सपोर्ट करने। तो एक तरफ अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए मान सरकार रोडमैप तैयार कर चुकी है, तो राज्यसभा में बाहरी उम्मीदवारों को लेकर पंजाब की सियासत में घमासान भी शुरू हो चुका है। विरोधी दलों के नेता आप सरकार पर पंजाब के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। टीम खबर फास्ट। तो एक तरफ सत्ता पर काबिज होते ही पंजाब की नई आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना विजन साफ कर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का रोडमैप क्या है ये बता दिया गया है। फैसले भी लगातार लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लेकर एक्शन मोड में भगवंत मान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा को लेकर घमासान है। विरोधी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब और पंजाबियत जो दोनों की बात करती थी, अब वो पंजाब के लोगों से धोखा कर रही है और धोखे की शुरुआत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगनदीप सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, राणा बलजीत चहल प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद गोवर्धन लाल प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल भी हमारे साथ होंगे और हरबंस सिंह जनता के प्रतिनिधि जो आम जनता की आवाज है वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक्स जी। हरबंस सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि खबर फास्ट की ये पहल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता लगातार चर्चाओं में, हर चर्चा में शामिल होते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों की जो आवाज है वो भी जनता तक पहुंचे। महज सियासी आरोप प्रत्यारोप तक कोई चर्चा सीमित ना रहे। आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता की उम्मीद क्या है, वो क्या चाहती है, ये बात भी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचे।
तो जरा बताइएगा, क्योंकि नई सरकार पंजाब में बनी है आम आदमी पार्टी की, सत्ता परिवर्तन हुआ है, मिजाज भी थोड़ा बदला है, एक के बाद एक शुरुआती दौर में ही फैसले आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिए हैं, चाहे वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात हो या फिर 25,000 खाली पड़े पदों पर जो भर्ती निकालने का ऐलान उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। किस तरह से सरकार के इन फैसलों को देख रहे हैं, और राज्यसभा को लेकर जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, कहा जा रहा है, विरोधी दल कह रहे हैं कि भाई ये तो पंजाब और पंजाबियत की बात चुनावों में कर रहे थे और अब बाहरी उम्मीदवारों को राज्यसभा का गिफ्ट दे रहे हैं। खबर फास्ट ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 873 ਡੀਪੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੀਪੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏਗੀ? ਥਰਡ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, 646 ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 1800 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਆਮ ਇਹ ਰੈਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਮਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ हर एक व्यक्ति अपना इलाज फ्री करा सके जी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल हरबंश जी, जो आपने मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों की तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार का, ठीक है, मैं जवाब लूंगा। गगनदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा, जो जिन मुद्दों की तरफ हरबंश सिंह साहब जो हैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कि बेरोजगारी का तो मुद्दा ये आपने ठीक है 25,000 भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है,
साथ ही साथ जो डीपी टीचर्स का मसला है, पीटीआई टीचर्स का मसला है, हेल्थ का जो मसला है, इन पर किस तरह से सरकार काम करेगी। और दूसरा मेरा सवाल ये, क्योंकि जिस तरह से अब विरोधी दल, क्योंकि देखिए सत्ता पर आप काबिज हुए हैं, एक प्रचंड बहुमत आपको मिला है, लेकिन उसके साथ साथ जब सत्ता आती है तो एक चीज साथ में आती है, वो है क्रिटिसिज्म। हर एक फैसले का, जो भी फैसले अब सरकार पंजाब की लेगी उसको लेकर सवाल उठेंगे, और सवाल उठ रहे हैं कि भाई राज्यसभा के लिए बाहरी कैंडिडेट क्यों। ब्रदर, सबसे पहले मैं आपको सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि पंजाब के से रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं गए हैं, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अशोक मित्तल पंजाब से हैं, संजीव अरोड़ा पंजाब से हैं, हरभजन सिंह पंजाब से हैं। और सर मैं एक चीज और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम शिक्षकों को और मतलब एजुकेटर्स को, टीचर्स को हम स्टेट वाइज ना बांटे। संदीप पाठक जी को अगर आप देखेंगे सर, वो फिजिक्स के बहुत रिनाउंड टीचर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में रहे हैं, और उन्होंने बहुत बाखूबी, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी है फॉरेन में। और सर हमें पंजाब को बहुत जरूरत है, हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हमारा यूथ यहाँ नहीं रुक रहा है, हमारे यहाँ पे अच्छे इंजीनियर्स पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है। पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमने सेटअप करी थी, बहुत सारी हट्टियां खुल गई हैं, मैं कहूंगा कॉलेजेस नहीं खुले हैं। सर हमें एक अच्छे एजुकेशनिस्ट की सेवाएं मिल जाएंगी, संदीप पाठक जी की सेवाएं मिल जाएंगी, उससे हमारे पंजाब की बेहतरी हो जाएगी। और सर राघव चड्ढा जी भी पंजाब में बहुत देर उन्होंने वक्त गुजारा है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने देश को ऐसे ना बांटे कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल है। हम बांटने की राजनीति ना करें, हम जोड़ने की राजनीति करें, हम विकास की राजनीति करें जहां से लोगों का फायदा हो। और जो सर ने बातें उठाई हैं, बहुत ही अच्छे मुद्दे सर ने उठाए हैं, सारे सोशल मुद्दे उठाए हैं, मैंने इनके मुद्दे सारे लिख लिए हैं। इन्होंने कहा है कि टीचर्स का मसला है, ओल्ड पेंशन का मसला है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, शिक्षा में आम आदमी पार्टी क्या करें। सर ये आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो यही एक सोशल सोच है हमारी, कि हमने एजुकेशन हो, हमें हेल्थ हो, ये सारी फैसिलिटीज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी है। सर ने एक प्रश्न हमारे ऊपर उठाया है कि हम समाज को अपाहज बना रहे हैं, हम फ्री चीजें दे रहे हैं। सर ये फ्री चीजें नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है ये फ्री टर्म हम यूज करना बंद करें, ये सिटीजन का अधिकार है। हम सोते हैं तो टैक्स पे करते हैं, हम अभी ये टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, सर भी टैक्स पे कर रहे हैं, हम भी टैक्स पे कर रहे हैं। सर ये मेरा टैबलेट नीचे चल रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, पंखा ऊपर चल रहा है, सर टैक्स पे कर रहे हैं, हर गरीब के पेट में निवाला जाता है, हर गरीब भी टैक्स पे करता है। सर हम उसे सिर्फ वापस दे रहे हैं, हम उसे फ्री में कुछ नहीं दे रहे, कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। सर ये उसका अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है, और हम नागरिक के लिए इतना तो हमें करना चाहिए। जी ठीक है गगनदीप सिंह जी, सवाल ये भी है क्योंकि आपने कहा कि हमें बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राघव चड्ढा का आपने जिक्र किया, संदीप पाठक जी का आपने जिक्र किया, जिन पर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई क्यों बाहरी कैंडिडेट को आप ये राज्यसभा का गिफ्ट दे रहे हैं, क्यों पंजाब के लोगों को प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं दे रहे हैं। चूंकि पहले भी ये सवाल उठ रहे थे, देखिए जब आप चुनावी कैंपेन पंजाब में कर रहे थे उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई केजरीवाल, कभी ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी आरोप लगे कि सीएम होगा तो एक सुपर सीएम भी होगा, दिल्ली से कंट्रोल होगी पंजाब की राजनीति, दिल्ली से फैसले लिए जाएंगे अप्रत्यक्ष तौर पर। क्या ये उसी तरह की एक सिस्टम बनाया जा रहा है क्या? सर ऐसा सिस्टम नहीं है। जब सीएम का चुनाव किया गया, हमने बहुत सारे लोगों से कॉल्स करवाए, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से भगवंत मान जी को चुना गया है, और भगवंत मान जी के पास ही सारी पावर्स हैं, वही पंजाब को रन करेंगे और वही चलाएंगे, उन्हीं के पास अधिकार है। सर अब थोड़ी गाइडेंस तो लेनी बनती है ना सर। अब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को चलाया है, इतने टफ मैं कहूंगा सेमी स्टेट को चलाया है, सर उनसे गाइडेंस लेना बनता है, और गाइडेंस लेनी भी चाहिए। हम सर हम ऐसा ही नहीं है कि केवल दिल्ली से ही नहीं हम गाइडेंस लेंगे। अगर आप अच्छी चीजें मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे, मध्य प्रदेश से भी सीखेंगे। आप अच्छी चीजें राजस्थान में करके दिखाएंगे, हम राजस्थान से भी सीखेंगे। हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें विकास करना है, हमें अपने हर पंजाबी को अच्छी तरह से शिक्षित करना है, और एक रंगला पंजाब बनाना है, एक खूबसूरत पंजाब बनाना है हमने दोबारा। सर ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई गाइडेंस करने आते हैं, वो पोस्टिंग्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ट्रांसफर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत पारदर्शिता से काम चल रहा है।
कल सर लाइव कॉन्फ्रेंस हुई है सर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो लाइव मतलब चीजों को करती है? डिस्कशन, हमारी पार्टी की डिस्कशन लाइव हो रही थी सर इससे बड़ी डेमोक्रेटिक, इससे डेमोक्रेसी और इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की चीज क्या हो सकती है? अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी अच्छी चीजें कही सबको, लोग कहते हैं क्लास लिया, मैं कहता हूं ऐसी क्लास हर सीएम को लेनी चाहिए कि भैया पारदर्शिता चाहिए, कुछ भी करप्शन नहीं चाहिए, और अपने ऊपर किसी बात का गर्व नहीं करना कि हम जीत गए हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें सेवा करनी है, सेवा भाव से हमें काम करना है। ठीक है सर। राणा बलजीत चहल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाए हैं, पूछ रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि बताइए तो बाहरी कौन है? देखिए, सबसे पहले बात यह, जब भी हम राज्यसभा के लिए किसी भी बंदे को नॉमिनेट करते हैं, उसकी जिस प्रदेश से करते हैं उस प्रदेश के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए क्या योगदान है उसके लिए करते हैं। आज से थोड़ा समय पहले भगवंत मान जी कह रहे थे कि जी बीबी खालड़ा को बनाना चाहिए, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे उनका बहुत बड़ा योगदान है ह्यूमन राइट्स को लेके। वो होगा, अगर मैं आपको बाइट बाद में व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा, जिसमें भगवंत मान जी ने खुद ये मांग उठाई थी। उसके बाद दूसरी बात ये कर रहे हैं, क्या पंजाब में अगर ये बात कर रहे हैं कि प्रांत को बांटने की कोशिश ना की जाए, ये खुद बोल रहे हैं आपके प्रवक्ता कि प्रांतों को बांटने की कोशिश ना की जाए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखिए, कोरोना काल में बहुत बड़ा कार्य सोनू सूद ने किया, उनको नॉमिनेट कर देते। तो उसके बाद जैसे आप बात कर रहे हैं, एलपीयू की बात कर रहे हैं, आज तक आपके मीडिया के जो लोग हैं उन लोगों ने आज तक कभी सुना ही नहीं, आज लोगों ने कुछ सुना ही नहीं कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उनके जो बंदे को लिया है उनका क्या योगदान है। पंजाब में सीचेवाल साहब थे, क्या सीचेवाल साहब का पंजाब के लिए योगदान नहीं है? सो ये जो बाहर के दिल्ली से केजरीवाल का जैसे आप बता रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं है, ये थोपा गया पंजाब पे। आज वही भगवंत मान जो पहले बात करता था, बीबी खालड़ा की बात कर रहा था, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि ये अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। सीखने की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि आपको दिल्ली वालों को पंजाब से सीखना चाहिए, पंजाब वालों को दिल्ली से सीखने की जरूरत नहीं है कि केजरीवाल से हमने सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारी विपक्ष की भूमिका है, आज पंजाबियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है इन चीजों को लेकर। राघव चड्ढा का क्या योगदान है? तो आज आप देखिए, राघव चड्ढा आते हैं यहाँ पे पंजाब में, इनको इंचार्ज सह इंचार्ज बनाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, आज सबसे बड़े फैसले आने वाले समय में राघव चड्ढा ले रहे हैं, भगवंत मान को कोई राइट नहीं है। कल इन्होंने वीसी के थ्रू कर दिया कि भाई जो भी डीएसपी लगाएंगे, अफसर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे, वो भी हमें पता है कि कहां से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। सो भगवंत मान को एज ए रिमोट कंट्रोल के तौर पे यूज किया जा रहा है। आज जो बात हुई है, जिन लोगों को इन्होंने आज नॉमिनेट किया है, उन पे हमारा प्रश्न चिन्ह रहेगा और हमेशा ही रहेगा। आप मुझे बताइए कि राघव चड्ढा का पंजाब के लिए क्या योगदान है? आप मुझे बताइए, संदीप पाठक के सम्मान बहुत बड़े बड़े पढ़े अर्थव्यानी अर्थशास्त्री पंजाब में भी मौजूद है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं उनकी लवली यूनिवर्सिटी वालों की, उनका क्या योगदान है? तो जब भी होता है राज्यसभा के लिए कोई भी बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो लोग होते हैं जिनकी अपनी सोसाइटी के लिए, उस प्रदेश के लिए सेवाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आज केजरीवाल साहब है जो बाहर के लोगों को थोप के, जो इनका बहुत बड़ा सपना है। मैं जवाब लूंगा गगनदीप सिंह से। ठीक है, मेरा एक और सवाल आपसे है, देखिए क्योंकि ठीक है, पूरा एक राजनीतिक एक इसमें आरोप और प्रत्यारोप हैं, ये बात तो समझनी होगी, क्योंकि आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार बदली है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो ऐलान किए गए, चाहे वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात हो, जो 122 पूर्व विधायकों और मंत्रियों की जो सिक्योरिटी वापस ली गई, 25,000 खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया का शुरू करने की जो ऐलान किया गया है, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाने की बात सरकार कह रही है, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? और जो सरकार ने अपना विजन सदन में बताया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम भी जब पॉलिटिक्स में आए थे, हम भी सिस्टम को चेंज करने के लिए आए थे। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आप किस पार्टी में रह के कैसा काम कर रहे हैं। हम शुरू से चाहते थे कि ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये रेत माफिया खत्म होने चाहिए। और दूसरी, जहां तक इन्होंने बात की, महिलाओं को 1000 पर मंथ देने की बात की है, कृपया ये मुझे बता सकते हैं कि पंजाब का रेवेन्यू इतना आएगा कहां से? अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 1.25 लाख वोट है, तो वहां पे परसेंटेज औरतों का है जो अप्रोक्सीमेट 40% बन जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से करोड़ों के अरबों के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 साल के लिए पैसा चाहिए, ईयरली चाहिए, उसका किस तरह से ये रेवेन्यू को जनरेट करेंगे?
सो वादे करने बड़े आसान होते हैं। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले पंजाब के नौजवानों को, अच्छी बात है, आम आदमी दे, अगर ये दे सकते हैं। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात किया, ये ना खत्म किया जाए कि जो लोग कांग्रेस से, अकाली दल से अभी शिफ्ट हुए हैं, मर्ज हुए हैं आम आदमी के, तो उनके पास तो सिक्योरिटी है। जो कांग्रेस के बंदे हैं या दूसरे लीडर्स हैं, उनकी विड्रॉ की जाती है। कहीं पे कहीं अपने जो बंदे हैं उनको एज वीआईपी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे वो उन बंदों को जो कांग्रेस या अकाली दल से मर्ज हुए इनके बीच जी। बड़ी अच्छी बात है, रोजगार मुहैया होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। जो वादे करके आए हैं, अच्छे वादे हैं, वो पूरे होने चाहिए। खुशहाल पंजाब होना चाहिए, पर बातों में नहीं होना चाहिए, काम कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। हम बात करते हैं, आज सबसे पहला जो, फिर वही बात आ जाएगी, जो सबसे पहला पंजाब के लोगों के साथ इन्होंने आज धोखा किया, विश्वासघात किया। मैं समझता हूं बार बार ये हमारा प्रश्न है, क्या इनके पास ऐसे कोई 4 बंदे पंजाब में थे ही नहीं? मैं गिनवा देता हूं आपको, जिनका भगवंत मान जी नाम लेते थे, सीचेवाल का लेते थे कि उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए, बीबी खालड़ा का लेते थे कि उनको भेजना चाहिए। उससे पहले जब सोनू सूद ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, तब वो बोलते थे कि बहुत अच्छा काम किया है, तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रख के सब कुछ करना चाहिए, जमीनी पद्धर पे होना चाहिए, ये बातें हवा में नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। और गगनदीप सिंह साहब, 3 सवाल हैं महत्वपूर्ण जो उठा रहे हैं चहल साहब। देखिए, आप बताइए तो कि योगदान क्या है इन लोगों का पंजाब के लिए? क्या योगदान राघव चड्ढा ने, संदीप पाठक जी ने और मित्तल साहब ने, जो उम्मीदवार आप लोगों ने तय किए हैं, उनका योगदान क्या रहा? और क्या पंजाब में योग्य उम्मीदवार जो पंजाब का हो वो आपको नहीं मिला? क्या पंजाब में राज्यसभा के लिए योग्य उम्मीदवार आम आदमी पार्टी नहीं ढूंढ पाई? दूसरा सवाल यह है, जो रेवेन्यू जनरेशन की बात कही है, क्योंकि कर्ज पंजाब पर जो है वो आपकी सरकार ने भी मेंशन किया सदन में कि ये एक बड़ी चिंता का विषय। तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? बड़े बड़े ऐलान तो आपने कर दिए, रेवेन्यू जनरेशन की जो एक चैलेंज है वो किस तरह से उससे आप पार पाएंगे? और एक सवाल एक और जो चहल साहब ने उठाया था कि एक सवाल ये है कि क्या वाकई अब पपेट के तौर पर मान साहब काम करेंगे क्या? इन सवालों के मैं जवाब आपसे लूंगा और इन पर मैं रुक जानूंगा हरबंस सिंह साहब का भी, लेकिन यहां फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। Life is about to change, है? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कबीर अमृतांजन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतांजन सिरप। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर, जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर।
सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एक्शन में भगवंत मान, वादों पर शुरू हुआ काम और राज्यसभा पर है घमासान। दरअसल इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं। गगनदीप सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राणा बलजीत चहल, प्रवक्ता कांग्रेस, हरबंस सिंह जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गगनदीप सिंह साहब, जिस तरह से कई महत्वपूर्ण सवाल राणा बलजीत चहल ने ब्रेक पर जाने से पहले उठाए थे, सवाल ये था कि भाई रेवेन्यू जनरेशन का एक चैलेंज है, आप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर्ज पंजाब पर है, इस चुनौती से निपटते हुए उन वादों को पूरा कैसे करेंगे आप? सिक्योरिटी को लेकर वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान सबसे पहले आपकी सरकार ने किया है, और बलजीत चहल साहब कह रहे हैं कि भाई जिसने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली वो तो वीआईपी रहेगा, बाकी अगर टोपी नहीं बदली गई तो उससे आप सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। बहुत ही मासूम सवाल है इनके, जो भी इन्होंने रेज करे हैं, और बहुत ही नासमझी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। मतलब इन्होंने शायद स्टडी नहीं करा है, बहुत ही चीज़ों को इग्नोर कर दिया इन्होंने। इंडियन पॉलिटी कैसे इवॉल्व हुई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनु सिंघवी जो के मध्य प्रदेश के हैं, वो राज्यसभा के मेंबर इन्होंने नॉमिनेट किया उनको। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। पी चिदम्बरम को इन्होंने कहाँ से नॉमिनेट किया? राजस्थान से। मनमोहन सिंह को इन्होंने कहाँ से नॉमिनेट किया? असम से। क्या असम के पास एक भी आदमी नहीं था राज्यसभा में जाने के लिए? क्या राजस्थान के पास एक भी आदमी नहीं था कि पी चिदम्बरम को नॉमिनेट कर दिया? क्या वेस्ट बंगाल के पास इनको एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला जो अच्छा एक डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो? कोई भी नहीं था इनके पास। निर्मला सीतारमण जी कर्नाटका से नॉमिनेट हुई हैं, वो आंध्रा से नॉमिनेट हुई है। वेंकैया नायडू को अलग जगह से नॉमिनेट किया है। सर आप तो चुनाव में पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहे थे ना सर, उसी के नाम पर तो आपने वोट लिए। सर हमने राज्यसभा की बात नहीं की। सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो राज्यसभा है ना, दैट इज द हाउस टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वो राज्यों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और राज्य के अधिकार ऐसा नहीं है कि कल हरियाणा का राज्यसभा का मेंबर जाके वहां पे कुछ बोलेगा और उसके लिए कुछ अलग कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पूरे राज्यों के जो कानून है इकट्ठे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पूर्ण तौर पे इकट्ठे हम उसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं। बहुत सारी कमेटीज आई हैं, सरकारिया कमेटी आई है, पुंछी कमेटी आई है, उन सबने रिकमेंड किया है कि 352 का मिसयूज मत करिए, इमरजेंसी का मिसयूज मत करिए, जीएसटी के लॉज अच्छी तरह से लेके आइए, और गवर्नर के हाउस का मिसयूज मत करिए। सर राज्यसभा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा का यह मकसद है। यह मकसद नहीं है कि मनमोहन सिंह जी असम से आ रहे तो असम के राइट्स ही नहीं प्रोटेक्ट हो पाए, राजस्थान से आ रहे पी चिदम्बरम तो राजस्थान के राइट्स नहीं प्रोटेक्ट हुए, मनु सिंघवी जी वेस्ट बंगाल से आ रहे तो वेस्ट बंगाल के राइट्स वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। जो राज्यों के इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, और जो पंजाब के इंटरेस्ट है, ऑलरेडी 3 लोग हैं, अशोक मित्तल है, संजीव अरोड़ा जी है और हरभजन सिंह है। डिस्टिंग्विश्ड क्रिकेटर है हरभजन सिंह जी, उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत नाज है उनके ऊपर, बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है और बहुत सारे कप उन्होंने हमें जिताए हैं। अशोक मित्तल जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको पता है कैसे रन करना है। और संजीव अरोड़ा जी बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और पंजाब को एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत थी, और पंजाब को एक अच्छे एजुकेशनिस्ट की जरूरत थी, जो हमने संदीप पाठक जी के, डॉक्टर संदीप पाठक जी के फॉर्म में दिया है जी। और सर दूसरी बात जो इन्होंने सवाल उठाया था रेवेन्यू के ऊपर, सर कांग्रेस के टाइम पे रेवेन्यू इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाया क्योंकि डीएनए बहुत खराब था, क्योंकि हमारा है डीएनए साफ और हम करेंगे काम। डीएनए साफ है, और डीएनए साफ होने की वजह से जो चोरियां होती थी, स्टेट के कॉफर्स में पैसा नहीं आता था, सैंड माइनिंग से पैसा चला जाता था, जो पैसा ट्रांसपोर्ट माफिया चुरा लेता था लोगों का, वो अब चोरियां बंद हो जाएंगी। वो जो पिल्फरेज थी स्टेट कॉफर्स की, वो अब खत्म हो जाएगी। उसके खत्म होने से जो स्टेट के कॉफर्स है वो बाखूबी भरे जाएंगे। और जो भी वादे किए हैं, वादे नहीं है, गारंटियां हैं, और पूरी गारंटियां हम पूरी फुलफिल करेंगे। लोगों को जो प्रॉमिस करा है वो देंगे, उससे भी ज्यादा देंगे। जी बिल्कुल। आज राजा वड़िंग भी कह रहे थे कि भाई ये भगवंत मान का पहला इम्तिहान है कि वो पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ खड़े होंगे या बाहरी लोगों के बाहरी उम्मीदवारों के साथ खड़े होंगे। क्योंकि देखिए, जैसा बलजीत चहल साहब ने भी कहा कि पहले भगवंत मान ही कई लोगों का नाम रिकमेंड करते थे, वो कहते थे, 3-4 नाम गिनवा भी दिए चहल साहब ने,
और आज वो उनको लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा वो सवाल था कि क्या अब एक पपेट सीएम हो गए हैं भगवंत मान? सर ऐसा नहीं है। पंजाब में अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें अच्छे एजुकेशनिस्ट की और एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की। सर उसका सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब से बच्चे आईलेट्स कर करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का जो एजुकेशन का लेवल है कांग्रेस के टाइम पे या हो अकाली दल के टाइम पे वो बहुत गिर गया था। हमें एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जिन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा किया हो। अगर आप 5 की लिस्ट देखेंगे सर आपको पता चलेगा कि एक अशोक मित्तल जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बहुत साल हो उनको यूनिवर्सिटी चलाते हुए। हम चाहते हैं कि हम अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स को करवाएं, तो उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को पंजाब को मिलेगी। और दूसरे संदीप पाठक जी हैं जो मतलब हमें तो नाज होना चाहिए भारत को उनके ऊपर कि उन्होंने इतनी सारी बाहर जाके रिसर्च करी है। उनकी रिसर्च की वजह से हम उनसे बहुत सारा ज्ञान लेंगे और हिंदुस्तान जो पंजाब के यूथ है, पंजाब का स्टूडेंट है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अच्छे अपने एवेन्यूज लेके आएगा और अच्छे स्टार्टअप्स खोलेगा। और जब माहौल अच्छा बनेगा, अब तो सर पंजाब का यूथ आज बहुत प्राउड फील कर रहा है कि हमने एजुकेशनिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्रिकेटर को, ऐसे लोगों को बेसिकली हमने राज्यसभा में भेजा है। माहौल चेंज हो रहा है सर। इसमें पॉलिटिकल लोग कोई भी नहीं है। अगर आप देखें सर, जनरली पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल नुमाइंदों को भेज देती है। 5 में से 4 लोगों का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। वो एजुकेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड से हैं, और इन्हीं लोगों की जरूरत थी पंजाब को। जी, लेकिन ठीक है, ये भी सवाल उठ रहे हैं गगनदीप साहब कि जिन लोगों ने, जिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया, खड़ा किया, कहीं ना कहीं उनका एक मोराल जरूर डाउन हुआ है। और पहले भी देखिए आम आदमी पार्टी का तो इतिहास रहा है, राज्यसभा के नाम पर न जाने कितने लोग खफा होकर अलग हो गए। सर जो आम आदमी पार्टी है ना सर, ये पावर वो हथियाने वाली पार्टी नहीं है। मतलब ये एक कार्यकर्ता आपके सामने बैठा हुआ है आपके, ठीक है ना, टीवी डिबेट्स पे जाता है, 2 घंटे जाता है, 3 घंटे हर रोज जाता है टीवी डिबेट्स के ऊपर। सर कोई लालच नहीं है मन में कि कुछ ना कुछ पार्टी से मिलेगा, ठीक है ना सर। यहाँ तो लोगों को हम देने आए हैं, हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को। समाज सेवी है सर आम आदमी पार्टी, वो सत्ता हथियाने वाला सिस्टम नहीं है। हम सिस्टम को चेंज करने आए हैं सर, सिस्टम को हथियाने नहीं आए हैं। मतलब पावर की वो होड़ नहीं है सर, ये मैं कहना चाहूंगा। वो किसी कार्यकर्ता में नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आप देखिए आज हुआ है, आप कभी नहीं देखेंगे कि कुछ फ्रंट्स बन रहे हैं, कुछ बन रहा है। अगर कोई लालच है तो वो पार्टी को ऑटोमेटिकली छोड़ के कांग्रेस में जरूर जा सकता है। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर मैं हरबंस सिंह साहब का रुख करूंगा। हरबंस सिंह साहब, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, तमाम मुद्दों को सामने रखा कि क्या आम लोगों की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं या जो इस वक्त के मुद्दे हैं उन पर सरकार की नज़र हो, और इसको लेकर हम लगातार सरकार से सवाल भी करते रहेंगे। अभी सवाल जो उठ रहा है, देखिए विरोधी दल विपक्ष के तौर पर या विरोधी होने के नाते, राजनीतिक विरोधी होने के नाते अपने अपने सवाल रख रहे हैं, अपने अपने आरोप लगा रहे हैं राज्यसभा को लेकर। क्या आम जनता इसे किस तरह से देख रही है कि क्या वो एक जो राजनीतिक आक्षेप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि भाई क्या पंजाब में योग्य उम्मीदवार आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, और जिस तरह की बात गगनदीप सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए एक अच्छे एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत थी, एक अच्छे उद्योगपति की ज़रूरत थी और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या इन दोनों पहलुओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर पहले तो बात ये है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता जी। दूसरी बात यह है कि जो राज्यसभा मेंबर्स को पार्टी ने डिसाइड किया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आप आदमी पार्टी ने डिसाइड किए हैं, जो आदमी डिसाइड किए हैं वो कोई सोच समझ कर किए होंगे। इसलिए मैं इस पर कोई भी अपना वो नहीं करना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। हाँ जी नहीं, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए आमतौर पर क्या होता है जी, पूरी की अपनी बात। कल्चर आप आदमी पार्टी ने खत्म किया है, वो बहुत अच्छा किया है। जो पुरुष मुलाजिम जो निकाले गए हैं बीजेपी पार्टी से, वो आम आदमी लोगों की ड्यूटी करेंगे जी। ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। चूंकि मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि आमतौर पर चर्चाओं में होता क्या है कि राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोपों के बीच ही बहस सिमट कर रह जाती है। इन मुद्दों पर जिन पर आम लोगों की नजर होनी चाहिए, वो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की परिधि से बाहर निकलकर आम जनता किस तरह से उस बारे में सोच रही है या उन फैसलों को किस तरह से देख रही है, इस कंसर्न में मेरा सवाल आपसे ये था सर। हाँ, बात सर एक और भी है जी कि जो लोग हैं ना,
वो आप आदमी पार्टी से बहुत कुछ वो कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं जो भ्रष्टाचार के बारे में है जी। मगर आज मुझे कल ही आज ही एक आदमी मिला है कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है। पहले रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब रजिस्ट्री कराने का कोई पैसा नहीं लगा और रजिस्ट्री हो गई। मुझे उसी समय रजिस्ट्री तहसीलदार ने रजिस्ट्री वो कर मुझे वापस दे दी जी। मतलब ये बहुत अच्छा कदम है। लोग बहुत अच्छी उम्मीदें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, इसी तरह की ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूँ। ठीक है सर। बलजीत चहल साहब, आपने रेवेन्यू का मुद्दा उठाया था, वो तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का डीएनए भ्रष्टाचार में से लिप्त है, उनका डीएनए साफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बोलूंगा कि ये जो बोलते हैं डीएनए वगैरह की बात करते हैं जी। ये सभी कांग्रेस के लीडर्स पे अलाउ नहीं होता, हम पे नहीं होता। जैसे आम आदमी के पास मुझे लगता है कोई वॉशिंग मशीन है ऐसी जो कि कांग्रेस का भ्रष्ट जो डीएनए वाला बंदा बोलते हैं उसको डाल लेते हैं और साफ होके इनके पास निकल आता है। अकाली दल का जो डीएनए वाला डाल लेते हैं वो साफ होके आ जाता है। अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट 40 to 45 एमएलए ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल से जाके इनकी गवर्नमेंट में गए हैं, तो वहां तो जाके इनका सभी साफ हो गया, अभी वो सारे धुले हुए हो गए। जहां तक आप बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इन चीजों पे कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं काम किया। हम अपनी गवर्नमेंट में भी बोलते रहे हैं कि ये जो माइनिंग माफिया है, ये जो लिक्वर माफिया है, बंद होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि वो माफिया बंद करने के बाद भी इतने सोर्सेज नहीं है पंजाब के पास कि जितने इन्होंने लोगों के साथ वायदे कर लिए वो पूरे हो जाए। जहां तक ये बात कर रहे हैं, फिर बात वही पे आ जाएगी जो आपका आज बेसिक इशू है इस बात के लिए, राज्यसभा के जी। ये क्या पंजाब के पास इतना कोई एजुकेटेड बंदा ही नहीं है? आप बात कर रहे हैं जिस बंदे को ऑल ओवर द वर्ल्ड सोनू सूद का नाम लिया गया, उससे आप पहले बात करते हैं कि आपके सिस्टर को डिप्टी सीएम बना देते हैं बिकॉज आपने काम बहुत अच्छा किया। अगर आज वो बंदा सोसाइटी के लिए काम किया उसने कोरोना के टाइम, क्या उसका नाम आगे नहीं आ सकता था? संत सीचेवाल साहब हैं जिन्होंने इतना वाटर के लिए, पानी बचाने के लिए काम किया, क्या उनका नाम नहीं आ सकता था? इन नामों का तो नाम खुद भगवंत मान लेते रहे हैं। जहां तक आज ये बात कर रहे हैं कि जी वो हमारा आज पंजाब के लोग बहुत खुश हैं, कृपया मुझे लगता है आप लोकल पंजाब से नहीं है, भगवंत मान का पेज विजिट कीजिए, नीचे समर्थकों के कमेंट पढ़िए, उसी वीडियो के लिंक डाले हुए उन्होंने भगवंत मान के कि भाई साहब आप तो ये कहते थे। उनके कुछ ऐसे साथी हैं जो आम आदमी के लिए काम करते थे, यही बात सोच के वो आम आदमी में आए थे, बट जब उन्हें पता लगा कि इस पे रिमोट कंट्रोल केजरीवाल का है तो वो पार्टी को छोड़ गए। सो ऐसी बात नहीं है कि बड़े बहुत भैया आप दूध के धुले हुए हो। मैं आपको ऐसे नाम बहुत से उजागर कर देता हूं जो कांग्रेस में सिरे के करप्ट बंदे थे, जिनका हमने आवाज उठाई थी, जिनके लिए कि ये करप्शन करते हैं पंजाब में। कैप्टन साहब को बोला था, चन्नी साहब को बोला था, जब उन्हें टिकटें नहीं मिली तो उन्होंने अपने बीच में ले लिए। लुधियाना के 4 ऐसे बंदे, दे आर टोटली करप्टेड गाइज। तो वो क्या अभी उनका डीएनए सही हो गया भैया? आपकी पार्टी में जाके आपकी पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, ये बदलाव की वोट पड़ी आपकी पार्टी को, केजरीवाल को नहीं पड़ी, भगवंत मान को नहीं पड़ी, क्योंकि लोग विकल्प चाहते थे। जो 50-60 सालों से जो करप्शन घुसी हुई थी पंजाब के पॉलिटिशियंस के बीच में, तो उन लोगों से वो निजाकत चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको मैंडेट दिया है, बदलाव को मैंडेट मिला है। अच्छा काम करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? जो अगर आप दूसरा काम करोगे तो हम आपके विरोध में भी खड़ेंगे। आज आपने गलत फैसले लिए हैं तो बोलेंगे, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी खड़े हैं, अप्रिशिएट भी करेंगे, अपनी पार्टी को भी कोसेंगे कि इनसे काम नहीं हुआ, देखिए आम आदमी ने कर दिया। अमरिंदर सिंह बोलता था कि मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, हाउ कैन पंजाब का मैं अच्छे दिन लाऊं, तो देखिए आम आदमी ने कर दिया। चन्नी बोलते थे कि रेवेन्यू नहीं है, देखो भैया मनप्रीत बोलते थे करके दिखाओ, बातें नहीं करके दिखाओ, हम आपके साथ हैं। बट जहां आप गलत फैसला लोगे हम आपके सामने भी खड़ेंगे, अगेंस्ट भी खड़ेंगे। आपने सिक्योरिटी की बात की, जो कांग्रेस के बंदे इनके बीच में गए हैं उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। एक इनका लीडर है मोहाली से, उस बंदे ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, पहले उसने अकाली दल में था, बादल परिवार का खास बंदा था, उसके बाद भैया उसने ज्वाइन कर लिया, संयुक्त मोर्चा कर लिया, उसके बाद भैया इनकी पार्टी में वो आ गया क्योंकि संयुक्त मोर्चे
ने कुछ किया नहीं, आज उसके पास सिक्योरिटी चल रही है, उसका डीएनए ठीक हो गया। आपने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। जो कांग्रेस के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जो इनके पास गए थे, उनके पास आज सिक्योरिटी चल रही है, तो क्या भैया साफ हो गया? तो आप दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में काम कीजिए। अगर आप वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं तो पंजाब में आप आम आदमी है भैया, आपको पायलट की क्या जरूरत है? आपके मिनिस्टर्स को पायलट की क्या जरूरत है? आप आम आदमी हो, काम करो लोगों के बीच में, आपको कौन मार देगा? ठीक है सर, जवाब दीजिएगा गगनदीप सिंह साहब। वीआईपी कल्चर बेसिकली इट इज ए प्रोटोकॉल ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि पहले का बना हुआ था। एक आदमी है जिसने अपने सोसाइटी के लिए काम किया एज ए विधायक, आज वो एक्स हो गया, मिनिस्टर है, तो उसका प्रोटोकॉल है भैया कि उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना है। तो आप तो आम आदमी हो, जाओ बिना सिक्योरिटी के। ठीक है सर, गगनदीप सिंह साहब जवाब दीजिएगा। वॉशिंग मशीन का जो जिक्र किया चहल साहब ने, आमतौर पर आजकल का जो वक्त है, इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते रहे, और उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी कई इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए कि भाई जब कांग्रेस या किसी और पार्टी से बीजेपी में लोग शामिल होते हैं तो वो क्या उनका डीएनए साफ हो जाता है। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई जो अकाली दल और बाकी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में आए हैं, क्या उनका डीएनए अब साफ हो गया है? और सवाल ये बेसिक सवाल जो था राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर, आप कह रहे हैं कि ठीक है हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स चाहिए, लेकिन क्या वो एक्सपर्ट्स पंजाब में नहीं आपको मिल पाए? या आप मानिए कि पंजाब में नहीं है वो एक्सपर्ट, नहीं है बेहतर एजुकेशनिस्ट? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से लोग आए हैं। सर मैं ये कहता हूँ एवरी सिनर हैज अ पास्ट। कोई भी आदमी सिन करता है उसका पास्ट होता है सर, एक शुद्धिकरण नाम की भी चीज होती है। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग तरह की आइडियोलॉजी है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी में आए, वो कहते थे हम बदल जाएंगे, नहीं बदल पाए, वापस कांग्रेस में चले गए, क्योंकि आदतें पुरानी और बुरी आदतें उनको कांग्रेस की लगी हुई थी, करप्शन वाली लगी हुई थी। यहां पे कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, आम आदमी पार्टी में आएगा, तो हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक फ्रेमवर्क है, उसी तरह से काम चलता रहेगा। आपने खुद कहा कि आपके 4 वो करप्टेड पॉलिटिशियन थे, आपने खुद कहा कि हमारी पार्टी करप्ट है, वो हमारी तरफ आए, फिर उनको हम अच्छे नहीं लगे और वापस चले गए, और गए भी हैं 10। मैं मानता हूं पिछली बार 20 थे, 10 चले गए वो वापस, वो यहां पे नहीं टिक पाए। आपके खैरा जी है वो नहीं टिक पाए क्योंकि करप्शन के मुद्दे हैं, तो हम करप्शन पार्टी हमारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। कल सुप्रीमो जी ने वो मतलब क्लास लेके सारा सबको बता दिया है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में सर एक्चुअली ये कह रहे हैं कि 5 सीटें थी और 5 सीटों में हमने 3 तो पंजाबी लगा दी है, और जो 2 लोग वो लगाए जिन्होंने पंजाब के लिए बहुत काम किया। आपको पता है संदीप पाठक जी ने कितना काम किया है पंजाब के लिए? पिछले 3 साल से वो पंजाब में है, पंजाब के दुख दर्द को वो जानते रहे हैं, उनको पंजाब की हर नस पता थी और उस नस का उन्होंने इलाज किया है, और इलाज का ही ये आउटकम है, हमें 92 सीट मिली है। ये संदीप पाठक जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से उनको भेजा गया है। उन्होंने पूरी डिजीज पैटर्न है जो पंजाब का, उसको स्टडी कर लिया है सर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करने वाला हूं कि कांग्रेस पार्टी है एक काफी कंफ्यूज्ड पार्टी है, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी इनकी कैसे टूटती है। एंड चरणजीत चन्नी जिनकी ये बातें करते हैं, वो 2 सीट से हार गए, फिर आपके दोनों पार्टी अध्यक्ष हार गए, आपके एक्स सीएम हार गए। सर लोगों में कितना गुस्सा था, अभी भी आपको दिख नहीं रहा। सर आपकी बातें बहुत बौखलाहट वाली बातें हैं। अभी तो सरकार बने 5 दिन हुए हैं सर, 15 डिसीजंस आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे डिसीजंस आए हुए हैं सर। अब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं सर, जहां पे इतनी जनता होती है, अगर सिक्योरिटी, ऐसा नहीं हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए सर। सिक्योरिटी तो लोग घर में भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ताले लगा के रखते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए होती है, पर ये नहीं है कि हम 50-50 गनमैन लेके घूम रहे हैं, 60-60 गनमैन लेके घूम रहे हैं। सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, नवजोत सिद्धू जी के काफिले के साथ 80 गनमैन चलते थे, 80 गनमैन। पता है आपको, कोई भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ कुछ नहीं छोड़ा, पूरी जेड सिक्योरिटी को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया था। पूरी पंजाब पुलिस के काफिला साथ में लेके चलते थे। आपके होम मिनिस्टर पता है आपको कितने जाने लेके चलते थे? 90 लोग थे उनके काफिले में, 90 लोगों की सिक्योरिटी थी। चन्नी जी ने खुद बताया कि मेरे साथ कितने लोगों की सिक्योरिटी चलती है। सर बेयर मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है और उतनी ही लेके हम चल रहे हैं। हम स्टेट के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करेंगे, किसी को भी अनड्यू नहीं मिलेगी। सर अगर एक भी आदमी को अनड्यू सिक्योरिटी मिलेगी ना, आप टैग कर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल को, हम उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे और सबको
थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी मिल रही है सर। गाड़ियां नहीं घूम रही आगे कि पायलट लगा है, चू 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 करती गाड़ी आगे चल रही है, पीछे 3 गाड़ियां चल रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां चेंज हो रही हैं सर। ऐसा नहीं है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर कमांडोज लटके जा रहे हैं, वो सिस्टम खत्म हो गया सर, वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चला है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे चल साहब? हाँ जी, पहले तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक ये नवजोत सिद्धू की बात कर रहे हैं, नवजोत सिद्धू के साथ 45 चल रहे थे, 80-85 नहीं चल रहे थे। और उनमें भी क्या थे, कमांडो थे और पंजाब पुलिस के जवान थे। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी इंटरप्ट मत कीजिए। उसके बाद आप डिप्टी सीएम की बात करें, मैं डिप्टी सीएम के साथ ही रहा हूं, तो मुझे पता कि डिप्टी सीएम के साथ कितने चलते थे। 25 बंदे थे उनके साथ, डिप्टी सीएम के साथ, जिसमें कि 5 बंदों का इजाफा किया था जब उन्होंने ओथ ली थी डिप्टी सीएम की। और तीसरी बात कर रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मेरे खुद पे गैंगस्टर्स ने हमला किया था, ड्रग्स के बाद हुआ था। उसकी थ्रेट परसेप्शन करने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के 3.5 साल बीतने के बाद मुझे थ्रेट परसेप्शन पे सिक्योरिटी मिली थी, जबकि आपकी सरकार आई है। जो बंदा कांग्रेस का शिफ्ट हुआ है, मर्ज हुआ है इनकी आम आदमी पार्टी में, तो उसने कह के विड्रॉ करवाई है। तो आप थ्रेट परसेप्शन की बात करते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, रिपोर्ट्स भेज देता हूँ। सो ऐसी बात मत कीजिए कि हम पूरे धुले हुए हैं। मैं खुद सिस्टम चेंज करने के लिए आज आपके साथ मैं कमिट करता हूँ इस चैनल पे कि अगर आम आदमी अच्छा काम करेगी तो मैं आम आदमी के बीच में आके योगदान दूंगा। मेरी 38 साल की उम्र हो गई है, पिछले 25 साल का मेरा करियर है कांग्रेस पार्टी में। मैंने हर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट के साथ काम किया है। बट ये जो मुझे पता है पॉलिटिक्स में किस तरह की आम आदमी की पॉलिटिक्स है, किस तरह की कर रहे हैं। अच्छा काम करोगे तो मैं आऊंगा आपके बीच में, बिना शर्त के आऊंगा, टेलीविजन पे बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, गगनदीप सिंह साहब जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए उम्मीदें तो आपको मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी खूब है, वो तो खुद अब संभावनाएं तलाश रहे हैं। चाहल साहब आपको आना पड़ेगा, बहुत जल्दी पंजाब जो है भारत मुक्त होना पड़ेगा, बट आपको साफ होके आना पड़ेगा आम आदमी पार्टी में। हम आपका स्वागत करेंगे, मैं खुद आपका स्वागत करूंगा। आप आम आदमी पार्टी की शर्तों पे आइए, लोगों का भला करने के लिए आइए, विकास की राजनीति करने के लिए आइए, जोड़ने तोड़ने के लिए नहीं आइए। मैं खुद आपका स्वागत करूंगा, हम आपको आम आदमी पार्टी में लेने के लिए तैयार रहेंगे। बट हाँ, डीएनए साफ होना चाहिए और कमिटमेंट जनता की सेवा होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? अब वक्त कम है, चल साहब कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। मैं इनसे बात करने लगा था कि आप ना ऐसे कीजिएगा, चलो जनरली वी आर टॉकिंग इन दिस फ्रेम, कि आप मेरे 1 रुपए की करप्शन मेरे बीच में हो, यहाँ मैं आपके आम आदमी के आज भी दिखा सकता हूँ बंदों के विद प्रूफ्स। टेलीविजन पे बैठ जाए वो बंदे कहें कि हमने कुछ करप्ट नहीं किया, जो अभी भी आम आदमी में है, टिकट से इलेक्शन लड़े हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ एक तरफ। सो डोंट कंपेयर कांग्रेस डीएनए की, हर कोई बंदा ये वैसा ही होता है। चलिए ठीक है सर, आखिरी कमेंट गगनदीप साहब, 30 सेकंड। आप जनता कर दीजिए अगर आपको कुछ लगता है। आम आदमी पार्टी हमेशा एक ही चीज कहती है, अगर कोई लगता है आपको भ्रष्ट है, जनता कर दीजिए, हम रोकेंगे नहीं। थाने आपके सब सामने खुले हैं, एफआईआर जाके रजिस्टर कराइए, सबूत दीजिए। हम गंदगी को रखना नहीं चाहते, हम गंदगी को रिमूव कर देंगे। अच्छे कपड़ों के ऊपर भी धूल जम जाती है, हम उसको हटा देते हैं। अगर आपको हमारी धूल का पता है तो आप जनता कर दीजिए, हम हटा देंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा का वक्त यहीं पर समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप सिंह साहब, राणा बलजीत चहल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हरबंस सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अपनी बात रखी, तमाम मुद्दों को उठाया। तो सवाल यही है कि एक तरफ जहां नई सरकार बनते ही पंजाब में नई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, दूसरी तरफ अब विरोधी दल या यूं कहें कि विपक्ष आम आदमी पार्टी को लेकर क्रिटिसाइज भी कर रहा है। राज्यसभा में जिस तरह से उम्मीदवारों को लेकर अब एक सियासी घमासान उठ खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी पर, पंजाब और पंजाब के लोगों को धोखा देने के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में फैसले ले रही है, उनको आम जनता किस तरह से देखेगी, किस तरह से देख रही है, यही बड़ा सवाल। आज बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।